नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का भारत। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम के लिए। तो भाग 2 का हम अध्ययन करेंगे। हर्षचरित्र में इस सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तुला यंत्र का। राजपूत काल कहा जाता है 7वीं से 12वीं शताब्दी के समय को। 7वीं से 12वीं शताब्दी के समय को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी शताब्दी में मिलता है? 7वीं शताब्दी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? तो ऑप्शन सी सही है, अग्निकुंड से। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। इस मत के प्रतिपादक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद तथा अन्य विद्वान। गौरीशंकर हीराचंद ओझा मेवाड़ की सिसोदिया और चालुक्य को श्री राम का वंशज बताते हैं। भोज की ग्वालियर अभिलेख तथा बाउक जोधपुर अभिलेख में प्रतिहारों ने अपने को प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताया है। प्रतिहार सम्राटों ने अपने को इक्ष्वाकु अथवा सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा। अंबीर महाकाव्य के अनुसार चाहमान अथवा राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। अंबीर महाकाव्य के अनुसार राजपूतों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रतिपादन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड के सिद्धांत का प्रतिपादन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इसमें अग्निकुंड में 4 योद्धा अर्थात परमार, चाहमान, चालुक्य और प्रतिहार निकले थे। अतएव इन्हें अग्निवंशी कहा गया है, किंतु अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत को कल्पना पर आधारित मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अनेक विद्वानों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों तथा अनार्यों से हुई। इस वर्ग में आने वाले विद्वानों में है कर्नल टॉड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से मानने वाले विद्वान हैं कर्नल जेम्स टॉड, विलियम्स क्रुक स्मिथ तथा भारतीय इतिहासकार भंडारकर। भारतीय इतिहासकार भंडारकर भी राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से मानते हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति में विश्वास करते हैं, किंतु डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्षत्रियों को निम्न वंश में उत्पन्न नहीं मानते। किंतु सीवी वैद तथा गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा कतिपय अन्य विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर हरिराम तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्वीकार किया है और अधिकांश राजपूत परिवारों को उन्होंने प्राचीन क्षत्रियों में ब्राह्मणों का वंशज बताया है। सीवी वैद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का खंडन किया है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार तथा हरिराम तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय व ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में जो सुमेलित नहीं है उसको चिन्हित करना है। तो ऑप्शन 3 सुमेलित नहीं है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज दशरथ शर्मा। बाकी विद्वानों के मत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही प्रश्न में सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का तो नंबर 1 शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों की संतान बताया है डॉक्टर स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ तथा कुक ने। राजपूतों को शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों की संतान बताया है कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ तथा कुक ने। प्राचीन क्षत्रियों की संतान गौरीचंद हीराचंद ओझा ने बताया है GH ओझा, गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यूची जाति की संतान। राजपूतों को यूची जाति की संतान वंशज बताया है कनिगम ने। इस प्रकार राजपूतों की शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों
से उत्पत्ति बताई है कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ तथा कुक ने। प्राचीन क्षत्रियों की संतान बताया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, तथा यूची जाति के वंशज बताया है कनिगम ने। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने राजपूत कुलों का उल्लेख मिलता है? 36 राजपूत कुलों का। अर्श की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक का काल भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी तक राजपूत के 36 कुल अत्यंत प्रसिद्ध हो चुके थे। राजपूत राजवंश के बीच पारस्परिक संघर्ष तथा द्वेष भाव के कारण कभी एकजुटता नहीं हो पाई। मोहनोत नैन्सी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 शाखाओं का। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों के 36 कुलों का उल्लेख है। मोहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रतिहारों का प्रथम राज्य था मंडोर। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति मंडोर शाखा जोधपुर से मानी जाती है। इसका आरंभिक केंद्र था, प्रथम राज्य था मंडोर। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है मंडोर शाखा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिहार वंश की सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर शाखा। मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र ब्राह्मण था। मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? तो ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। उसने राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने वंश को सूर्य वंश की शाखा सिद्ध किया। गुर्जर प्रतिहार सूर्य वंश का होना सिद्ध करते हैं तथा गुर्जर प्रतिहारों के शिलालेखों पर अंकित सूर्य देव की कलाकृतियाँ भी उनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने मंडोर के स्थान पर भीनमाल को राजधानी बनाया था। गुर्जर प्रतिहारों की स्थापित राजधानियों का सही क्रम क्रमशः है। तो ऑप्शन ए सही है, मंडोर के बाद भीनमाल, जालोर और उज्जैन। गुर्जर प्रतिहारों की स्थापित राजधानियों का सही क्रम है ऑप्शन ए मंडोर से भीनमाल, जालोर तथा उज्जैन। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया है? नारायण की उपाधि से। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि से सम्मानित किया है। परमार वंश के शासक नरवर्मन ने भी निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी, जबकि वीर नारायण उपाधि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की थी। तो मिलते जुलते प्रश्न हैं। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण कहा गया है, जबकि परमार वंश के शासक नरवर्मन ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी और वीर नारायण की उपाधि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने धारण की थी। किसमें कहा गया है कि मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानव नारायण रूप में वे लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ था? ग्वालियर शिलालेख में। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम के लिए कहा गया है कि मलेच्छ राजाओं की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानव वह नारायण के रूप में रक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। ग्वालियर लेख में लिखा है नागभट्ट प्रथम के लिए। किस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों की सेना को पराजित किया था? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार। तो ये ग्वालियर अभिलेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्वालियर अभिलेख में लिखा गया है कि नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों की सेना को पराजित किया था। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक भी कहा है। प्रतिहारों का मलेच्छों का नाशक लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख में बताया है? ग्वालियर अभिलेख में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिहारों को मलेच्छों का नाशक व लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख में बताया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्वालियर अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी वत्सराज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? वत्सराज को। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मदांत वत्सराज ने गौड़राज की राजलक्ष्मी को छीन लिया। वत्सराज द्वारा धर्मपाल की पराजय का यह उल्लेख मिलता है राधनपुर अभिलेख में। किस प्रतिहार शासक ने हिरण्यगर्भदान यज्ञ किया था? नागभट्ट प्रथम ने। वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण वत्सराज को कौन सी उपाधि मिली? जय वराह की।
वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण वत्सराज को उपाधि मिली थी जयवराय की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उद्योतन सूरी के कोयलमाला ग्रंथ में किसका उल्लेख है? वत्सराज का। उद्योतन सूरी वत्सराज का दरबारी कवि था। उद्योतन सूरी वत्सराज का दरबारी कवि था और उद्योतन सूरी ने प्रसिद्ध रचना लिखी थी कोयलमाला और इस ग्रंथ में उन्होंने वत्सराज का उल्लेख किया है। वत्सराज की उपाधि, वत्सराज की उपाधि थी रणहस्तिन तथा जयवराहाय। रणहस्तिन तथा जयवराहाय वत्सराज की उपाधि थी। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश में सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था वत्सराज। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर हर एग्जाम में आता है। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, वत्सराज प्रतिहार के समय। तो ओसिया में महावीर स्वामी का जो जैन मंदिर है प्रतिहार कालीन है और इसका निर्माण हुआ था वत्सराज प्रतिहार के समय में। वत्सराज ने राजस्थान के जोधपुर जिले में महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। महामारू शैली, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। महामारू शैली का संबंध किससे है? गुर्जर प्रतिहारों से। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में। किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की तथा वराह नामक मुद्राएं चलाई? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की तथा वराह नामक मुद्राएं चलाई। मिहिर भोज को भोज देव प्रथम भी कहा जाता है। यह भगवान वराह के अन्य भक्त प्रतीत होते हैं। मानता है कि विद्वानों ने इन्हें शुक्र क्षेत्र में आयोजित महाविजयोपलक्ष्य यज्ञ में इन्हें आदि वराह की उपाधि प्रदान की थी। मिहिर भोज ने द्रम नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल प्रथम दोनों का ही दरबारी कवि था। महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था महिपाल प्रथम। इस प्रकार राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल प्रथम दोनों के समय दरबारी कवि था। बाल रामायण, वित्सल मंजरी आदि ग्रंथों के लेखक हैं राजशेखर। कर्पूर मंजरी नाटक लिखा था राजशेखर ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता हैं राजशेखर। राजशेखर ने रघुकुल तिलक किस गुर्जर नरेश को कहा था? अच्छा प्रश्न है। राजशेखर ने रघुकुल तिलक किस गुर्जर नरेश को कहा था? महेंद्रपाल प्रथम को। महेंद्रपाल प्रथम को राजशेखर ने रघुकुल तिलक कहा था, जबकि राजशेखर ने अपने ग्रंथ में महिपाल प्रथम को रघुकुल मुक्ता मणि कहा था। मिलते जुलते प्रश्न है। राजशेखर ने रघुकुल तिलक कहा था महेंद्रपाल प्रथम को और रघुकुल मुक्ता मणि कहा था महिपाल प्रथम को। मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट शासक को हराकर मालवा प्राप्त किया था? कृष्ण द्वितीय को। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता रहता है। मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट शासक को हरा करके उससे मालवा प्राप्त किया था? कृष्ण द्वितीय को हराकर। किसका शासनकाल गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। किसका शासनकाल गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है? मिहिर भोज का शासनकाल। मिहिर भोज का शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। अरब लेखकों ने मिहिर भोज के काल को संपन्न काल, मिहिर भोज के शासनकाल में कन्नौज की राज्य का अधिक विस्तार भी हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। सुलेमान और अल मसूदी किसके काल में भारत आए थे? तो सुलेमान और अल मसूदी क्रमशः मिहिर भोज और महिपाल के समय भारत आए थे। सुलेमान आया था मिहिर भोज के समय और अल मसूदी आया था महिपाल के समय। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर, अल जुआर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? अल मसूदी ने।
अल-मसूदी बगदाद का निवासी था। बगदाद निवासी अरब यात्री अल-मसूदी ने महिपाल के शासनकाल में प्रतिहार राज्य का भ्रमण किया। उसने अपनी पुस्तक मजरूल जहब, जिसका अर्थ है सुरन का रम क्षेत्र, अल-मसूदी ने अपनी पुस्तक मजरूल जहब में मीर भोज को बोरा से सम्मिलित किया और प्रतिहार साम्राज्य को अल-जौहर लिखा। अल-मसूदी गुजर प्रतिहार को अल-गुजर और राजा को बोरा कहकर पुकारता है, जो शायद आदि बराह का विशुद्ध उच्चारण है। अल-मसूदी के अनुसार प्रतिहारों की अश्व सेना श्रेष्ठ थी। वह हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। सुलेमान ने यह पंक्ति किस शासक के लिए कही थी? मिहिर भोज के लिए। तो मिहिर भोज खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था, और वह हर कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। यह कथन मिहिर भोज के लिए कहा है अरब यात्री सुलेमान ने, जो मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह अध्ययन करेंगे। इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार आदि के नाम से कौन जाना जाता है? मिहिर भोज। मिहिर भोज इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मिहिर भोज ने मुसलमानों को पराजित किया था और कहा जाता है कि इन्होंने बलपूर्वक तलवार के दम पे मुसलमानों को हिंदू बनाया था। तो काफ़ी शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज को अरबों के प्रति क्रूर कहा है सुलेमान ने। सुलेमान ने मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की और सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों के प्रति क्रूर कहा है। मिहिर भोज के समय भारत आने वाला इतिहासकार था। मिहिर भोज के समय भारत आने वाले इतिहासकार थे अल-मसूदी और सुलेमान। अल-मसूदी और सुलेमान दोनों मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आए थे। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। राजपुरुष, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से मिलता है? राजपुरुष के नाम से। गुजर प्रतिहार का वह शासक जिसने आंध्र, सिंध, कलिंग, विदर्भ आदि पर विजय प्राप्त की थी, नागभट्ट द्वितीय ने। किस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को तुरुस्क, किरात व मत्स्य का भी विजेता कहा गया है। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने। तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित होकर नागभट्ट द्वितीय काफ़ी विचलित हुए थे और उन्होंने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। किस प्रतिहार शासक को पितृहंता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस प्रतिहार शासक को पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला कहा है? मिहिर भोज को। तो मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। रामभद्र की हत्या करके उसके पुत्र मिहिर भोज प्रथम ने प्रतिहार साम्राज्य की गद्दी प्राप्त की थी, अतः मिहिर भोज को पितृहंता कहा जाता है। प्रतिहारों का गुजर जाति से संबंध का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिला है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में प्रतिहारों का गुजर जाति से संबंध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके अलावा नीलगुंड, राधनपुर, देवली तथा करडाहा शिलालेखों में भी प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। प्रतिहारों के गुजर वंश से होने की पुष्टि किस अभिलेख में होती है? रेजर अभिलेख में। प्रतिहारों के गुजर वंश से होने की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? रेजर अभिलेख से। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुजर मूलतः भारतीय थे। किस लेख में चंदेल शासक यशोवर्मन को गुजरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा है? खजुराहो लेख में। खजुराहो लेख में चंदेल शासक यशोवर्मन को गुजरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान बताया है। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? मिहिर भोज को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? मिहिर भोज को।
मिहिर का अर्थ सूर्य होता है और सच्चे अर्थों में सम्राट मिहिर भोज भारत में अपने समय के सूर्य थे। लगातार 50 वर्षों तक युद्ध में अरबों के छक्के छुड़ाने वाले मिहिर भोज की कहानी बेमिसाल और अद्वितीय है। 50 वर्षों तक शासन किया था मिहिर भोज ने और इन्होंने अपने शासनकाल में अरबों को बार बार पराजित किया था। मिहिर भोज का साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। अत्यंत विशाल और समृद्ध क्षेत्र था। ईस्वी सन 712 से 1192 के बीच लगभग 500 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहार वंश ने अनेक युद्धों में बाहरी आक्रमणकारियों को हराया। उनके कमजोर होने के बाद ही महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत की तरफ मुहिम की शुरुआत की थी। इस प्रकार प्रतिहार शासकों को इस्लाम की दीवार कहा जाता है, जिन्होंने 500 वर्षों तक बाहरी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोका था। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन था? महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। इनके बाद इनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम उत्तराधिकारी बने। किसके शासनकाल में राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से प्रतिहार साम्राज्य की प्रगति हुई थी? महेंद्रपाल प्रथम के समय। इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किस शासक को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है? महेंद्रपाल प्रथम को। इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ में हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है महेंद्रपाल प्रथम को। हेम्बरपाल किसे कहा जाता है? महिपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था और महिपाल प्रथम ने हेम्बरपाल की उपाधि धारण की थी। किस शासक के काल में गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन प्रारंभ हुआ था? महिपाल के समय। महेंद्रपाल प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और राष्ट्रकूटों की मदद से महिपाल का सौतेला भाई भोज द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हालांकि यह अल्पकाल के लिए था। राष्ट्रकूटों के जाते ही महिपाल प्रथम ने भोज द्वितीय के शासन को उखाड़ फेंका। प्रतिहारों की अस्थायी कमजोरी का फायदा उठाकर साम्राज्य के कई सामंतवादी, विशेषकर मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल और महाकौशल का कलचुरी और हरियाणा के तोमर और चौहान स्वतंत्र होने लगे। इस प्रकार महिपाल प्रथम के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन आरंभ हो गया था। इनके सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, जिसमें विशेषकर मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल, महाकौशल के कलचुरी और हरियाणा के तोमर और चौहान स्वतंत्र होने लगे थे। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी सही है इसमें, यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। तो ये था 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का भारत महत्वपूर्ण घटनाक्रम। और अगले वीडियो में हम भाग 3 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के भारत का भाग 3 लेकर आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर हिस्ट्री लेक्चरर के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स डालने वाले हैं जो आपको निश्चित सफलता दिलाएगी। धन्यवाद।